अब हम आते हैं, अगर एन्युटी कंटिन्यूअसली पेबल हो, यहां पर ना दो चीजें आ जाती हैं। यहां पर जो हमारी इंक्रीजिंग एन्युटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला, सिंपल इंक्रीजिंग एंड पेबल कंटिन्यूअसली। ठीक है, सिंपल इंक्रीजिंग बट पेबल कंटिन्यूअसली, ये होता है फर्स्ट केसेस का। और एक होती है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड पेमेंट भी पेड भी कंटिन्यूअसली। तो देखो, इनमें पहले तो फर्क समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन बाद में, मतलब डेरिवेशन बाद में देखेंगे। देखो, फर्स्ट केस क्या है, सिंपल इंक्रीजिंग। सिंपल इंक्रीजिंग, इसका मतलब इंक्रीज तो 1 2 3 4 के पैटर्न पे ही हो रही है। तो पहली, बिटवीन 0 एंड 1 हमने 1 रुपी देना था, बट दैट इज टू बी पेड कंटिन्यूअसली। बिटवीन 1 एंड 2 हमने 2 अमाउंट देना था, बट ये पेबल कैसे है, कंटिन्यूअसली। बिटवीन 2 एंड 3 हमने 3 अमाउंट देना था, बट पे कैसे है, पे हो रहा है कंटिन्यूअसली। बिटवीन n-1 एंड n हमने n अमाउंट देना था, बट पे कैसे हो रहा है, कंटिन्यूअसली। तो ये केस हुआ सिंपल इंक्रीजिंग। देखो, इंक्रीज एक पर्टिकुलर जंप स्टाइल में हो रहा है कि पहले पूरा साल 1 रुपया देना था पूरे साल में, बट उसको हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके दे रहे थे। सेकेंड ईयर में 2 देना था। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि मैं आपको पहले साल 1 रुपया 365 रुपये देने हैं, आपको पहले साल 1 रुपया रोज का दूंगा। अगले साल मैं आपके पैसे 730 कर दूंगा, बट देना मैं 2 रुपये रोज के शुरू कर दूंगा। फिर मैं 1095 कर दूंगा, बट मैं देना 3 रुपये रोज के शुरू कर दूंगा। यानी कि इंक्रीज एक साल के बाद ही करूंगा, बट पे उसकी जो है कंटिन्यूअसली करूंगा, पेमेंट उसकी मैं कंटिन्यूअस बेसिस पे करूंगा। तो ये केस तो हो गया हमारा सिंपल इंक्रीजिंग, ये केस हो गया सिंपल इंक्रीजिंग एंड पेबल कंटिन्यूअसली एन्युटी का। ठीक है, तो पहले हम इसी का डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो, ऐसी सिचुएशन में जो पेमेंट हो रही होगी, हम डेरिवेशन कर रहे हैं फॉर्मूले का, बिटवीन 0 एंड 1 हम दे रहे हैं 1, बट पे कैसे कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली। तो हमारा रेट ऑफ पेमेंट क्या है, 1 का। बिटवीन 1 एंड 2 पेमेंट कितनी है, 2 की, बट पे कैसे हो रहा है, कंटिन्यूअसली। बिटवीन n-1 एंड n पे कितना हो रहा है, n, बट पे कैसे हो रहा है, कंटिन्यूअसली। तो मैं इन सब की अगर प्रेजेंट वैल्यू लिखूं तो उसकी नोटेशन होती है IAN, सिर्फ A के ऊपर बार लगाना है। ध्यान रहे, सिर्फ A के ऊपर बार लगाना है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा, पेमेंट हुई 0 से 1, रेट ऑफ पेमेंट है 1, एक्सपोनेंशियल ऑफ, बीच में पॉइंट लिया t से कहाँ आना है, 0 पे, कितना, डेल्टा dy/dt। याद आया, ऐसे किया था हमने पिछले वाले चैप्टर में। प्लस 1 से 2 तक एक्सपोनेंशियल ऑफ t से आना है 0 पे, कितने पैसे को, रेट ऑफ पेमेंट क्या है, 2 का, डेल्टा dy/dt। प्लस 2 से 3 तक 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ t से आना है 0 पे, डेल्टा dy/dt। प्लस सो ऑन, n-1 से n के बीच में पेमेंट होनी है n की, एक्सपोनेंशियल ऑफ t से 0, डेल्टा dy और dt। चलेगा, कोई डाउट इसमें? यस मुस्कान, क्लियर है बिल्कुल ये? चलिए, तो ये हमारा बन गया 0 से 1 तक e माइनस डेल्टा टी डी टी प्लस 2 इंटू ई माइनस डेल्टा टी डी टी, 1 से 2 तक, प्लस 3 2 से 3 तक ई माइनस डेल्टा टी डी टी, प्लस सो ऑन n-1 से n तक n
n बाहर ले लेता हूँ, e माइनस डेल्टा टी dt। ठीक है, देखो जब पिछले वाला हमने चैप्टर में कंटिन्यूसली पेएबल एन्युटी की बात की थी तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया था, क्योंकि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 में सेम अमाउंट था, तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के उसको डायरेक्टली 0 से n कर दिया था। पर यहाँ तो अमाउंट बराबर नहीं है, इसलिए हम तो इसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसे लिख लेता हूँ, इसको मैं वी टी डी टी भी लिख सकता हूँ, +2 1 से 2 तक वी टी डी टी प्लस n माइनस 1 तक से n तक वी टी डी टी। तो v पावर t अपॉन लॉग v 0 से 1, v पावर t अपॉन लॉग v 1 से 2, n माइनस 1 से n v पावर t, सॉरी इंटीग्रेट मैंने कर दिया तो ये बन गया n v पावर t अपॉन लॉग v n माइनस 1 से n तक। यहाँ तक बताइए कोई डाउट है? यस आकाश, कोई डाउट नहीं। सो 1 बाय लॉग v को तो बाहर लिख लेते हैं, चलो बचा v पावर 1 माइनस v पावर 0 प्लस ट्वाइस ऑफ v पावर 2 माइनस v पावर 1 प्लस थ्राइस ऑफ v पावर 3 माइनस v पावर 2 प्लस सो ऑन n v पावर n माइनस v की पावर n माइनस 1। लॉग v होता है डेल्टा, ठीक है, लॉग v इज माइनस डेल्टा, v पावर 1 माइनस v पावर 0, तो माइनस भी अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस v प्लस 2v माइनस 2v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर माइनस 3v क्यूब प्लस सो ऑन प्लस nvn माइनस 1 माइनस nvn। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये तो पॉजिटिव हो चुका है, 1 बाय डेल्टा माइनस v और 2v प्लस होके v हो जाएगा, माइनस 2v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर प्लस होके v स्क्वायर हो जाएगा। यानी हर टर्म अपनी अगली, पहली को छोड़ दो, सेकंड थर्ड में एडजस्ट हो रही है, सिंगल v बना रही है, यानी सिमिलर पावर वाली टर्म्स ऐड होके हर एक का कॉफिशिएंट 1 बना रहा है। यानी कि 1 2 एडजस्ट हो गया, 2 3 एडजस्ट हो गया, 3 4 के साथ एडजस्ट हो जाएगा, 4 5 के साथ हो जाएगा, n माइनस 1 n के साथ, इस तरह से सारे एडजस्ट होके तो आखिरी में बच जाएगा हमारा vn माइनस 1, और लास्ट टर्म जो है वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो रही तो माइनस nvn। तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा a ड्यू n माइनस nvn डिवाइडेड बाय डेल्टा। सो हमारा i a बार n का जो फॉर्मूला बना दैट इज a ड्यू n माइनस nvn डिवाइडेड बाय डेल्टा हो गया। ठीक है, तो फर्क क्या पड़ा? कंटिन्यूसली पेएबल के केस में सिर्फ आंसर में क्या फर्क पड़ा? हमारा आंसर में नीचे डेल्टा आ गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे पहचान होगी क्वेश्चन की, और अगर पहचान लेंगे तो उसको करेंगे किस तरह से। ये क्वेश्चन पढ़ लो। रेंट ऑन ए प्रॉपर्टी इज पेएबल कंटिन्यूअसली। रेंट ऑन ए प्रॉपर्टी इज पेएबल कंटिन्यूअसली फॉर 15 ईयर। फर्स्ट ईयर का रेंट कितना है? 10,000 का। ये तो क्लियरली मेंशन है, वीकली बोला होता तो कंटिन्यूअसली मान लेते, बट बोला ही है कि कंटिन्यूअसली पे हो रहा है। फर्स्ट ईयर का रेंट है 10,000, अगले साल 11,000 हो जाएगा, अगले साल 12,000 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान रहे, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये, ठीक है। आई 8% है, तो 10,000, 11,000, 12,000, 1 2 3 4 का पैटर्न तो नहीं है। तो क्या करें? वही जो पहले किया था, 9,000 प्लस 1,000, 9,000 प्लस 2,000, तो 9,000 की तो हमारी 10 पेमेंट होनी है, बट होनी तो कंटिन्यूस है ना, तो बार तो लिखना पड़ेगा। तो 9,000 ए बार 10 प्लस में 1,000, क्योंकि ये सिंपल इंक्रीजिंग का केस है, इसलिए ये हमारा 1,000 रुपये का आई ए बार 10 होगा एट द रेट ऑफ 8%। अब आपको लगेगा यार दोनों में ही कंटिन्यूसली आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए बार 10 को आपको
आई बाय डेल्टा ऑफ A10 लिखना है प्लस 1000, इसको भी आप आई बाय डेल्टा लिख सकते हो, ठीक है, ऑफ आई A10 एट द रेट ऑफ 8%, क्योंकि देखो आई A बार 10 का जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो क्या था, A ड्यू एन माइनस एन वी एन डिवाइडेड बाय डेल्टा। अगर मैं इसको आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो A ड्यू एन माइनस एन वी एन डिवाइड बाय आई हो जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, आई बाय डेल्टा ऑफ आई ए एन। तो ये मुझे टेबल में मिल गया, आई बाय डेल्टा टेबल में मिल गया, A10 टेबल में मिल गया, आई बाय डेल्टा टेबल में मिल गया। तो डायरेक्टली टेबल से ही आपकी वैल्यू सारी निकल जाएंगी। चलिए, हो गया। तो ये केस था हमारा जहां पे कि क्या हो रहा था, जहां पे सिंपल इंक्रीजिंग था बट पे कंटिन्यूसली हो रहा था। यानी कि मैंने आपको कहा था मैं आपको पहले हफ्ते मतलब 1 साल तक से 1 रुपया हर हफ्ते दूंगा, अगले साल 2 रुपये हर हफ्ता दूंगा, या मैंने डेली लिखा था 2 रुपये हफ्ते के दूंगा, 3 रुपये हफ्ते के दूंगा, हर साल ऐसे करके बढ़ाता चला जाऊंगा। अब हम आते हैं सेकंड सिनेरियो, continuously payable and continuously increasing annuity, continuously payable and continuously payable increasing annuity। तो इसकी सिचुएशन, इसका ग्राफिकली अगर देखें तो कैसा ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यानी कि टाइम के साथ साथ पेमेंट इंक्रीज भी होती चली जाएगी और पे भी होती चली जाएगी। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि मैंने भी कहा था आपको 1 रुपया इस साल, पूरा साल आपको 1 रुपया हफ्ते का मिलेगा, अगले पूरा 1 साल 2 रुपये हफ्ते के मिलेंगे। अब मैं बोलूँ जी इसी साल में ही पहले हफ्ते 1 रुपया दूंगा, अगले हफ्ते 2 रुपये दूंगा, उससे अगले हफ्ते 3 दूंगा, उससे अगले हफ्ते 4 दूंगा, यानी कि मैं आपका पेमेंट भी कंटिन्यूस कर रहा हूँ और आपको इंक्रीज भी कंटिन्यूस मिल रहा है। ठीक है, पेमेंट भी कंटिन्यूस कर रहा हूं और इंक्रीज भी कंटिन्यूस मिल रहा है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि इसमें जो पेमेंट होगा, जो पेमेंट का साइज होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा, यानी कि एक तरह से आपको रेट ऑफ पेमेंट दिया होगा, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टी। बट जब हम एन्युटी की बात करते हैं तो इस केस में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ पेमेंट है दैट इज ओनली टी। वैसे तो देखो रेट ऑफ पेमेंट टी भी हो सकता था, टी स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता था, 2t माइनस 1 कुछ भी हो सकता था। ठीक है, हमने जो चैप्टर पिछले वाले पढ़े उनमें बहुत सारे हमने केसेस देखे, अलग अलग रेट ऑफ पेमेंट होते थे। बट इन केस ऑफ कंटिन्यूसली पेबल एंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एन्युटी, रेट ऑफ पेमेंट हम टी मान के चलते हैं। यानी कि इस सिचुएशन में हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो होगा, हमने पेमेंट कहाँ से कहाँ तक की, 0 से n तक, रोटी, ठीक है, रोटी इंटू वीटी। वीटी क्या होता है, ई माइनस डेल्टा टी। आप वी पावर टी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कहते हो तो मैं वी पावर टी लिख लेता हूं। अब यहां पर 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। एंड जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी नोटेशन आई ए एन होती थी, ए के ऊपर बार लगाते थे, यहां पर आई के ऊपर भी बार लगाना है क्योंकि इंक्रीज भी कंटिन्यूस हो रहा है, या फिर इसके ऊपर इकट्ठा भी आप बार लगा सकते हैं। अब टी वी टी 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहां पर अब बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट एज इट इज वी टी का इंटीग्रेशन वी टी अपॉन लॉग वी, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इंटू वी टी का इंटीग्रेशन वी टी अपॉन लॉग वी, ठीक है, डी टी चलेगा। अब n वी पावर n माइनस 0 वी पावर 0 डिवाइड बाय माइनस डेल्टा, माइनस लॉग वी को मैंने माइनस डेल्टा लिख लिया, प्लस 1 बाय डेल्टा। इसको देख के जब रेट ऑफ पेमेंट हमेशा 1 होता है, और याद आया कुछ,
ए बार एन क्या था, ए बार एन क्या था जब हमने लिखा था 0 से 1 की पेमेंट v पावर t, 1 से 2 1 की पेमेंट v पावर t, तो ये बन गया था 0 से 1 vt dt बन गया था। यानी कि हमारा nvn डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा प्लस 1 बाय डेल्टा इंटू ये क्या बन गया a बार n। तो हमारा रिजल्ट आ गया a बार n माइनस nvn डिवाइड बाय डेल्टा। सो i a बार n हमारा a बार n माइनस nvn डिवाइड बाय डेल्टा बन गया। तो मेन इसमें जो एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है वो क्या है, जब सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डिनरी एन्युटी था तो नीचे i आया था, सिंपल इंक्रीजिंग एन्युटी ड्यू था तो नीचे d आया था, सिंपल इंक्रीजिंग पेबल कंटिन्यूसली था तो नीचे डेल्टा आया था। यहाँ पर यानी कि न्यूमरेटर तीनों में सेम था, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला नहीं बदल रहा, नीचे वाले बदल रहे हैं। यहाँ मैं फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा कि ऊपर वाला नहीं बदलता, नीचे की दुनिया के लोग तो बदल जाते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं कह रहा हूँ न्यूमरेटर नहीं बदल रहा था जबकि डिनोमिनेटर हर केस में बदल रहा था। अब यहाँ देखो, अब आप आओगे हमारे साथ तो ऊपर वाला भी बदल गया, ठीक है। सो ए बार एन माइनस एन वी एन में यहाँ आपका न्यूमरेटर में भी चेंज आ गया है, ठीक है। तो आई ए होल बार एन में आपका न्यूमरेटर में भी चेंज आ जाएगा। चलिए, और अगर इसका भी वैल्यू टेबल में नहीं होता तो इसको अगर निकालना है तो ए बार एन को आपको आई बार डेल्टा ऑफ ए एन से करना पड़ेगा माइनस एन वी एन अपॉन डेल्टा, यानी कि निकालना तो पड़ेगा ही आपको। चलिए, इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा था कि इसमें हमेशा रेट ऑफ पेमेंट आपका टी की टर्म में होगा। अब वो जरूरी नहीं है टी ही हो, सम कांस्टेंट टाइम टी भी हो सकता है। चलिए, एग्जाम्पल 7 पढ़ लो एक बार। अ मैन एग्रीज टू मेक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली फॉर द नेक्स्ट 8 years. He decides that he can afford 400t. 400t यानी कि कांस्टेंट टाइम t आ गया, तो हमारा रेट ऑफ पेमेंट कितना आ गया 400t आ गया। मैं इंटीग्रेशन से नहीं करूंगा क्योंकि कांस्टेंट टाइम t है, मैं सीधा एन्युटी का फॉर्मूला लगाऊंगा। पेमेंट कब से कब होनी है, 0 से 8 तक होनी है। प्रेजेंट वैल्यू 0 पे चाहिए, यस 0 पे चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7.1% है। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर t रुपीज़ की पेमेंट हो रही है, अगर t रुपीज़ की पेमेंट हो रही है तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता IA8 एट द रेट ऑफ 7% और इसके ऊपर पूरा बार लगाता मैं। बट मेरी पेमेंट कितने की हो रही है 400 टाइम्स हो रही है, तो 400 इंटू आई है, ठीक है। इसको मुझे IA बार 8 लिखना है तो इसको लिखूंगा A बार 8 माइनस 8E8 अपॉन डेल्टा लिखना है तो लॉग ऑफ 1.071। इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मेरे पास टेबल में नहीं है, तो मैं इसको आई बाय डेल्टा से नहीं करूँगा क्योंकि आई बाय डेल्टा मैं तभी लगाना प्रेफर करता हूँ जब मुझे टेबल वैल्यू मिलती है। इसको मैं लिखूँगा 1 माइनस वी पावर 8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.071। सो 1 माइनस 1.071 रेज़्ड पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.071। वैल्यूज़ कैलकुलेट करना मेरा काम नहीं है, ये आप खुद करके इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग एन्युटी तो होती बट डेफर्ड होती है, यानी कि अगर डेफर्ड इंक्रीजिंग एन्युटी का केस होता, ठीक है, तो सिंपली क्या होता, m पीरियड तक डेफर्ड है, IAN है, दैट विल बी नथिंग बट v पावर m इंटू IAN हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ वैसा ही है जैसे हमने पहले डेफर्ड, मतलब एक तरह से डेफर्ड का और इंक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन हो गया।